नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सअप अंकल। बच्चों देखो, यूपी पुलिस ने कितना शानदार फैसला किया है। मुजफ्फरनगर के जिन जिन इलाकों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, वहाँ पर फल बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, खाने पीने के अलग अलग सामान बेचने वालों को अपनी दुकानों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाना होगा। जैसे गफ्फार सब्जी वाला, सत्तार फल वाला, अब्दुल जूस कॉर्नर। चाचा, किसी का नाम अगर निक्की या विक्की हो तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? क्या कंफ्यूजन हो जाएगा जी? कपड़ों से भी तो पहचानने के लिए बोले हमारे नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी, तो कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। कहाँ है कंफ्यूजन फिर? बच्चों मुझे इस फैसले ने काफी प्रभावित तो किया, लेकिन अच्छा होता सरकार अगर पेड़ लगाने वालों का भी डेटा पब्लिकली अनाउंस कर देती कि इस वाले आम को छूना भी मत, अब्दुल जब्बार के पापा अब्दुल सत्तार ने इस पेड़ को लगाया था। बच्चों डेटा पूरा रहता तो कंफ्यूजन कम होता। ये भी डेटा रहता तो अच्छा था कि पेड़ में पानी किसने डाला था, आम अगर तोड़ा था तो किसने तोड़ा था, कहीं राजेश ने अपने बगीचे से आम अब्दुल करीम से तो नहीं तोड़वा लिया। ये प्रॉब्लम की बात है ना जी। डेटा अगर पहले से रहता तो 2 किलो आम खरीदने से पहले लोग मैच कर लेता कि पेड़ किसने लगाया था, पेड़ में पानी किसने दिया था, आम तोड़ा था तो किसने तोड़ा था, जिस टेम्पो में लोड होकर आम बाजार तक पहुंचा उसका ड्राइवर कहीं अब्दुल मन्नान तो नहीं था, जिस सड़क से होकर वो टेम्पो गुजरा है कहीं उस सड़क को बनाने में अब्दुल रहमान ने मजदूरी तो नहीं की थी। तो बच्चों ये सब कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। सरकार अगर पहले से डेटा रिलीज कर देती तो कितना काम आसान हो जाता। मार्केट में खाने पीने का सामान खरीदने से पहले लोग अपने अपने मोबाइल में चेक कर लेता, फिर ले आता 2 किलो आम, 1 किलो अनार, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, फिर कुछ हरी सब्जी और साग भी ले लेता। तो बच्चों डेटा अगर रहता तो काम और ज्यादा सरल हो जाता है कि नहीं? पर चलो ठीक है, अधूरा है पर काफी सराहनीय फैसला है। बच्चों अब्दुल लोग जो छुप छुप के थूक जिहाद करता था अब नहीं कर पाएगा। बच्चों तुम लोगों को हम एक बात बताएं, इन लोगों से जब फल और सब्जी लेना तो एकदम ध्यान से देखना। पहले तौलेगा, फिर पॉलिथीन को झुक के ऐसे करेगा और उसी में थूक थुका देगा। इसको थूक जिहाद बोलते हैं। इन लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए व्यापार थोड़ी करता है जी। इन लोगों का एक ही मकसद होता है, थूक जिहाद। समझे बच्चों? कोरोना के टाइम पर नहीं देखे थे ये लोग कैसे थूक जिहाद कर रहा था? यही लोग ना थूक थूक के पूरे देश में कोरोना फैला दिया। इसलिए तो अस्पतालों में भीड़ लगी हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो गई थी। ये लोग कोरोना एकदम प्लानिंग से फैलाया था कि इतना फैला दो कि अस्पतालों में बेड की कमी हो जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर एकदम कम पड़ जाए, लोगों की अस्पतालों से बाहर ही जान निकल जाए। बच्चों टीवी पर न्यूज नहीं देखे थे? मीडिया वाला कैसे बता रहा था कि देश में कोरोना तबलीगी जमात वालों ने ही फैलाया था। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, और कितना झूठ फैलाओगे? क्या झूठ बोल रहे हैं जी? तबलीगी जमात वालों ने कोरोना नहीं फैलाया था। शुक्र मनाओ कि उस कालखंड में देश का प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल था, जिसका कनेक्शन सीधा परमात्मा से था। वो ताली और थाली क्यों बजवाए? वो परमात्मा का अटेंशन भारत की तरफ खींचना चाहते थे। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी, सब लोगों ने ताली और थाली बजाया। तो परमात्मा को भी लगा होगा कि ये लोग ज्यादा टेंशन में, पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इटली और अमेरिका की हेल्प बाद में करेंगे। हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता के टेक्निक की वजह से ही भारत कोरोना से लड़ पाया, नहीं तो बच्चों तबलीगी जमात वाला सब थूक थूक के और कोरोना फैला देता। पर चाचा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बोला था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है, उन्होंने कोई कोरोना नहीं फैलाया था। कहाँ पढ़ ली हुई न्यूज? अखबार में चाचा। अखबार में ऑथेंटिक खबर होता है, तुम जैसा लिब्रांडू लोग ही लिखता है उसको। व्हाट्सएप से न्यूज लो, व्हाट्सएप से, यहाँ का न्यूज ऑथेंटिक होता है। बच्चों तुम लोग इस लिब्रांडू की बात पर ध्यान मत देना, ये कुछ भी बकता है। हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, उसको एकदम ध्यान से सुनो। उच्चामन अमन चोपड़ा को तो तुम जानते ही होगे, कितना शानदार पत्रकार है। बच्चों थूक जिहाद के ऊपर उसने काफी सराहनीय काम किया है। इससे पहले किसको पता था कि अब्दुल लोग जो खाने पीने का सामान बेचता है उसको थूक थुका के देता है। बच्चों इसने थूक जिहाद के ऊपर एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें इसने कई वीडियोस को प्रमाण के तौर पर दिखाया भी था कि सचमुच अब्दुल लोग थूक जिहाद करता है। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, तुम्हारे चमन ने जो वीडियोस दिखाई थी वो फेक था। पिछले साल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने आपके चमन को फटकार भी लगाई थी, वीडियो को यूट्यूब चैनल से डिलीट करने के लिए भी बोला था। फिर आ गया रे तुम, हम अपने बच्चा सबको ज्ञान दे रहे हैं, तुम बीच में टुप टुप करने लगता है। भाग यहाँ पर से। बच्चों तुम इस लिब्रांडू की बात पर ध्यान मत देना, हम जो बोल रहे हैं उसको सच मानो। ये व्हाट्सएप से ली गई इंफॉर्मेशन है जो कि ऑथेंटिक होती है। ऐसे ही ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं जी। बहुत सारा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़े हैं, बहुत सारा ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तब जाकर इतना नॉलेज हुआ है जो कि हम तुमको दे रहे हैं। बच्चों हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? हाँ, खाने पीने की दुकानों पर अगर नेम प्लेट लगा होगा तो पहचान लिया जाएगा। अरे मुसलमान चाचा, फल और सब्जी के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और अब खुश हो रहे हैं। कमाल है। आशुतोष राणा जी ने शायद इसी दिन के लिए ये पंक्तियां लिखी थी। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है,
मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। बच्चों पता नहीं लिब्रांडो पानी चांद सितारा क्या क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो एकदम सठिया गया है। बच्चों हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता ने तो कपड़ों से भी पहचानने के लिए बोला है। बच्चों अब्दुल की शॉप में तुम लोग जो पहले धोखे में चले जाते थे, अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बच्चों इस ऐतिहासिक फैसले के ऊपर देखो ये लिब्रांडो जावेद अख्तर क्या बोल रहा है। नाजी जर्मनी में ऐसे ही यहूदियों की दुकानों और घरों की निशानदेही की गई थी। इसको इतनी मिर्ची लग गई, भारत की तुलना नाजी के जर्मनी से कर रहा है। चाचा ओ व्हाट्सएप चाचा, जावेद अख्तर क्या गलत बोल दिए हैं। धर्म के नाम पर निशानदेही किए जाने का इतिहास पता है आपको? इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं? अब तुम हमको इतिहास पढ़ाएगा रे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। नफरत फैलाओगे तो इसी तरह से आंख खोलेंगे। चाचा आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं कि हिटलर की जर्मनी में भी इसी तरह की निशानदेही की गई थी? आपने अपने बच्चों को नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहूदियों यानी ज्यूस से कहा गया था कि अपने पासपोर्ट में नाम के आगे जे लिखें। यहूदी मर्द अपने नाम के आगे इजराइल और औरतें अपने नाम के आगे सैरा लिखें, ताकि सबको पता चल जाए कि ये यहूदी हैं। ब्यूरोक्रेसी यहूदियों की पहचान तय करने और उनके बुनियादी अधिकारों को खत्म करने के तिक्रम में लगी हुई थी। पुलिस उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो यहूदियों के पक्ष में बोल रहे थे। शहर के पार्कों में यहूदियों का जाना मना हो गया था। यहूदियों के पूजा घरों को तोड़ा जाने लगा था। कब्रिस्तानों पर हमले हो रहे थे। वे यहूदी जो मिली जुली आबादी के साथ रह रहे थे, उन्हें वहां से उजाड़कर शहर के बाहर अलग बस्ती में बसाने की योजनाएं बनाई जा रही थी। कोशिश यही थी कि हर जगह यहूदी अलग से दिख जाएं, ताकि उन्हें मारने आ रही भीड़ को पहचान में चूक न हो। 1933 की शुरुआत में जर्मनी में 50,000 यहूदी बिजनेसमैन थे। जुलाई 1938 आते आते सिर्फ 9,000 बिजनेसमैन ही बचे थे। जर्मनी की तमाम रातों में 9 और 10 नवंबर 1938 की रात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। उस रात को क्रिस्टल नाइट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। उस रात सैकड़ों की संख्या में यहूदियों की हत्या की गई। 100 से ज्यादा पूजा स्थलों को बर्बाद कर दिया गया। 8,000 दुकानें जला दी गई। अनगिनत अपार्टमेंट्स को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने 30,000 मर्द यहूदियों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये सब हिटलर स्वयं नहीं कर रहा था, इसके पीछे उसने बरसों से नफरत बोई थी। लोगों के दिलों और दिमाग में यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी थी, उसी का रिएक्शन था ये। बच्चों तुम इस लिब्रांडो की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, पता नहीं कौन कौन सा इतिहास पढ़ लेता है। भाग यहाँ पर से। व्हाट्सएप से नहीं पढ़ेगा, किताब सब पढ़ने लग जाएगा। ये व्हाट्सएप पढ़ेगा तब पता चलेगा कि हिंदू खतरे में है। चला आया इतिहास पर ज्ञान देने के लिए। बच्चों नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी क्या बोले थे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनको लगा था कि बोलेंगे तो ये अब्दुल लोग उनको वोट देने लगेगा, लेकिन ये देता कहाँ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ठीक ही बोले हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। चाचा शुभेंदु अधिकारी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। हर साल 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी और यही लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से खतरा है, वो भी उन मुसलमानों से जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। देखो केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग सिर्फ 4% ही ग्रेजुएट हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी इनकी भागीदारी सिर्फ 2.5% है। इन मुसलमानों से खतरा है। चाचा अगर खतरा है तो विफलता तो इन्हीं की है। सरकार इनकी, हिंदू के नाम पर राजनीति इनकी, और उसी देश में हिंदू खतरे में है। कमाल है। बताइए कुछ। क्या क्या बताएं जी? हिंदू खतरे में है। राहुल गांधी को देखो संसद में किस तरह से हिंदू को हिंसक बोल रहा है, इसलिए कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। देखिए दोस्तों नफरत की राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है। सरकार नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। अब वो इस देश की राजनीति को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटकर और भी ज्यादा मैला करना चाहते हैं। इनके लिए ना ही रोजगार जैसे मुद्दे अहम हैं और ना ही बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा इनकी राजनीति का हिस्सा है। वैसे आप दर्शक खुद बहुत समझदार हैं। नमस्कार।